हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या, अभी हम पढ़ नहीं रहे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो अगर पर्सनली बताऊं तो ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ये हो गया रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल भी हैं और आसान भी हैं। अगर एक तरीके से बताऊं तो कुछ कुछ बेसिक्स आ गए, फिर आगे पूरा मक्खन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये मेरे भी फेवरेट हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों के भी फेवरेट बना ही दूँ इन चैप्टर्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना पहला लेक्चर इस चैप्टर का। तो ठीक है, आज हम बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे और मतलब कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में आगे आएंगे क्या क्या। शुरू करें, चलो। तो सबसे पहले हम अपने टुडेज़ गोल के बारे में पढ़ते हैं कि आज आखिर हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर आखिर बनता कैसे है, फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और कुछ कुछ टर्म्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जो कि हमारे बेसिक्स बनाएंगे इस चैप्टर के। और आखिर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शुरू करें आज का लेक्चर, चलिए। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ। देखो, अभी हायर स्टडीज़ में क्या आता है कि लाइट को ना दो पार्ट्स में बताया जाता है। कोई कहता है कि लाइट एक रे है, कोई कहता है लाइट एक वेव है। अब देखो, वेव एक ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करती है ना, वेव तो पता ही होगा ना, जैसे एक ये है और वेव ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करती है, वेव ऐसे 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 ऐसे, ये चीज़ पता होगी। पर इस चैप्टर में हम ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे। हम इस चैप्टर में लाइट को क्या मानेंगे, एक रे मानेंगे या तो बीम मानेंगे, बीम, छोटा बीम नहीं, ये वाला बीम। ठीक है, तो अगर हम लाइट को रे मानते हैं ना, तो जैसे मान लो ये एक लाइट का सोर्स है, तो इससे जो लाइट निकलती है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में निकलती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेज की पोजीशन फाइंड करने में या और भी रे डायग्राम्स बनाने में ईजी होता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि हम रे डायग्राम बना रहे हैं। क्या हमने कभी ये बोला कि हम वेव डायग्राम बना रहे हैं? नहीं। तो इस चैप्टर्स में हम क्या लेते हैं, हम लाइट को एज अ रे लेते हैं। ये चीज़ आ गई समझ में। और जब हम लाइट को एज अ रे लेते हैं ना, तब वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। और रेस को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, मान लो जैसे अगर कोई रे इस तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एरो लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे जो कि हमें क्या बताएगा कि ये रे कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये। ठीक है, तो होता क्या है कि डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। अब उसका एक एग्जांपल क्या है, ये जो बीम ऑफ लाइट है ना, ये इस लाइट सोर्स से ऐसे निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट या तो रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब रे मैंने पहले ये चीज़ बता दी कि यार रे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सब कुछ। और जब वो किसी मिरर या किसी भी चीज़ से टकराएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो वापस आएगी। अब वो कैसे आएगी, क्या आएगी, वही चीज़ रिफ्लेक्शन है और वो अभी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है और मान लो उसका कलर है ब्लू, तो आखिर हमें पता कैसे चलता है कि इस चीज़ का कलर ब्लू है, कि हमें पता कैसे चलेगा इस चीज़ का कलर ब्लू ही है। तो आओ देखते हैं वो हमें कैसे पता लगेगा। एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, कलर चेंज कर लूँ। हाँ, तो होता क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है ना, उस पर पहले आती है वाइट लाइट। वाइट लाइट बोल लो या सनलाइट बोलो, एक ही चीज़ होती है। उस पर क्या आती है, पहले वाइट लाइट आती है। अब अगर कोई बॉडी ब्लू है, जैसे हमने ब्लू का एग्जांपल लिया ना, तो हम ब्लू को ही लेके चलते हैं। अगर कोई बॉडी ब्लू है तो वो क्या करती है, ये चीज़ पता है ना कि लाइट में 7 कलर के रंग होते हैं, मतलब 7 तरह के रंग होते हैं वाइट लाइट में, विबग्योर। ये चीज़ आई थिंक पता होगी, और अगर नहीं भी पता है आगे जाके है, मतलब सिलेबस में, 10th के भी सिलेबस में है। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब ये 7 कलर्स मिल जाते हैं ना, तब जाके ये वाइट लाइट बनती है। इतना आ गया समझ में कि वाइट लाइट अलग से ऐसी कोई लाइट नहीं होती। जब ये सातों कलर की लाइट्स मिल जाती हैं तो वो वाइट लाइट बनती हैं। अभी के लिए इतना याद रखो। तो होता क्या है, जब वाइट लाइट किसी ब्लू ऑब्जेक्ट पे टकराई तो होगा क्या कि ब्लू को छोड़ के, ये जो ब्लू है ना, इसको छोड़ के वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारी की सारी लाइट रेज ये वाली ब्लू बॉडी क्या कर लेगी,
अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ब्लू को छोड़ के वो बाकी सारी की सारी लाइट रेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और सिर्फ ब्लू वाली लाइट को ही यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। इतना आगे समझ में? तो अब होगा क्या, जब ये ब्लू लाइट हमारी आँखों में पड़ेगी ना, ये मान लो हमारी आँख है, अब हमारी आँख में कौन सी वाली लाइट जा रही है? ब्लू वाली। ब्लू वाली क्यों जा रही है? क्योंकि इस ब्लू ऑब्जेक्ट ने सिर्फ ब्लू लाइट को ही रिफ्लेक्ट करा। ठीक है, अब अगर वो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमारी आंखों में सिर्फ ब्लू लाइट ही दिख रही है, तो क्या हमें वो ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का दिखाई देगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ हमें किसी रंग की दिख रही है, मान लो हमें कोई चीज़ रेड दिख रही है, कोई चीज़ ग्रीन दिख रही है, तो वो हमें क्यों दिख रही है? उसका मतलब ये है कि जब वाइट लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तब वो बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और जिस कलर की हमें वो दिख रही है वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल, हमारे पास एक ग्रीन बॉडी है, ठीक है। अब उस ग्रीन बॉडी पे भी मान लो मेरी वाइट लाइट आई, तो इस ग्रीन बॉडी ने क्या किया कि सारी की सारी वाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब कर लिया तो इसने रिफ्लेक्ट कौन सी करी? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करी, जिसकी वजह से अगर मैं इसको देखूंगा, ये मेरी मान लो आँख है, ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगा इस बॉडी को, तो मुझे वो कैसी दिखाई देगी? तब वो मुझे ग्रीन दिखाई देगी। अब हो सकता है उसका कलर असली में चीज़ कैसे होती हो, तो ये तो हम नहीं जान सकते ना, पर हमें वो कैसी दिख रही है वो किस पे डिपेंड करेगी कि उससे कौन सी लाइट आ रही है। तो यहाँ से कौन सी लाइट आई? ग्रीन वाली आई, तो हमें भी वो कैसी दिखी? ग्रीन दिखी। यहाँ पे ब्लू लाइट आई हमारी आंखों में, तो वो कैसे दिखी? हमें ब्लू दिखी। तो यहाँ से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये मान लो किसी की भी ऑब्जर्वर की आइज़ हैं, तो इसको कोई बॉडी तभी दिखेगी जब उसकी आंखों में लाइट रे जाएगी। अगर वो लाइट रे उसको दिख ही नहीं रही, उसकी आंखों में जा ही नहीं रही, तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये चीज़ आ गई समझ में? इससे मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था। तो अब आओ, अब हम पढ़ते हैं मिरर्स और रिफ्लेक्शन के बारे में। अब जैसे मान लो ये लड़की दिख रही है, पता है ये कौन है? हाँ, एकदम एकदम सही पकड़े हो। हाँ, ये कौन है? मेरी प्यारी बबीता। तो अब बबीता खुद को शीशे में देख रही थी। हाँ, बिल्कुल देख रही थी। तो अब देखो, बबीता जब शीशे में खुद को देखेगी, उसको वो कैसे दिखाई देगी? अब ये मत बोलना सुंदर दिखाई देगी, वो मुझे पता है। कैसे दिखाई देगी का मतलब ये है कि इस बबीता से कुछ ना कुछ लाइट रेज क्या जाएंगी? मिरर्स पे जाएंगी। हाँ, जाएंगी। और फिर कुछ ना कुछ लाइट रेज, मतलब जो वहाँ पे गई होंगी मिरर पे, वो वापस से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके पहुँचेंगी बबीता की आंखों में। अब जब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके बबीता की आंखों में पहुँचेंगे तो बबीता को अपनी इमेज दिखाई देगी मिरर में। इतना समझ में आ गया ना? यहाँ से देखो मैंने समझाया ना कि हमें चीज़ कोई भी कब दिखती है? जब उसकी लाइट रे हमारी आंखों में पड़ेगी। तो वैसे ही हुआ क्या, बबीता की बॉडी से लाइट रेस गई कहाँ पे? मिरर पे। अब वहाँ मिरर पे ऐसे टकराने के बाद वो लाइट रेस वापस कहाँ आई? बबीता की आंखों में गई। अब जब वो बबीता की आंखों में जाएंगी तो क्या बबीता अपनी ही लाइट रेस को देख रही है? तो क्या मतलब बबीता अपनी ही इमेज देखेगी मिरर में? बिल्कुल देखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो जब भी लाइट रिटर्न होती है, जब भी लाइट रिटर्न होती है, रिटर्न का मतलब क्या है कि मान लो ये एक मिरर है, यहाँ से लाइट गई, ये लाइट गई, एंड देन वो जैसी टकराई ना, वो वापस ऐसे रिटर्न हुई। पहले वो ऐसे जा रही थी, रुको अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट। मान लो मेरे पास एक मिरर है, यहाँ से एक लाइट रे आई, ऐसे आ गई। अब जब ये इस पर टकराएगी तब वो यहीं पे तो रुकी नहीं रहेगी, वो क्या होगी? वापस लौट जाएगी। तो वापस लौटने को क्या बोलते हैं? रिटर्न बोलते हैं। और क्या इसी चीज़ को हम रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम का मतलब क्या है, आओ ये जानते हैं। तो देखो, मान लो मैंने कहा यहाँ पे हमारा है एयर और मेरा मिरर के दूसरे साइड है वाटर। मिरर के एक साइड में है क्या? एयर एयर, और दूसरे साइड में क्या है? वाटर। अब मान लो एयर, मानना भी क्या है, मतलब एयर हमारा मीडियम नंबर 1 है। मीडियम मतलब कि जैसा सराउंडिंग है ऐसा मान लो। तो यहाँ पे एक मीडियम क्या है हमारा? फर्स्ट मीडियम एयर है, जो कि एयर सराउंडिंग है। दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। अब यहाँ से जब ग्रीन लाइट आ रही है तो वो एयर में ही आ रही है, और जब वो लौट रही है तो क्या वापस एयर में ही लौट रही है। इसका मतलब उसका मीडियम पहले भी एयर ही था और बाद में भी एयर ही है।
तो क्या उसने मीडियम चेंज करा? नहीं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीडियम का चेंज नहीं होता। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या तो रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अब जैसे यहाँ पे सरफेस क्या था, यहाँ पे हमारा सरफेस था मिरर। जैसे ये लाइट मिरर पे यहाँ पे टकराई, स्ट्राइक करी, तो वो रिफ्लेक्ट करी, रिटर्न बैक हुई। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन की एक डेफिनेशन बन जाएगी ना ये, कि द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये चीज़ आई समझ में? ये चीज़ आ गई ना? ठीक है। तो अब आओ, अब थोड़ा हाँ आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ समझ में आ गई, इस चीज़ को मिटा दूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी लिखना है तो उसके लिए जगह, या चलो एक और पेज ले लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब होता क्या है, एक चीज़ कभी नोटिस करिए कि मान लो हमने धूप में एक मिरर रखा है। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ मिरर ही कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करे, कोई भी बॉडी, कोई भी सरफेस की बात करी थी ना, ये देखो डेफिनेशन में देखो, कोई भी सरफेस कहा था ना, क्या मिरर लिखा है यहाँ पे? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ मिरर ही कोई लाइट को रिफ्लेक्ट करे, कोई भी सरफेस किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और वो कैसे, वो भी अभी हम पढ़ते हैं, पर ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक मिरर का। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया एक मिरर का, और मान लो यहाँ पे है सन मेरा, सन मतलब सूरज वाला, ठीक है। तो अब हुआ क्या, सन से कुछ रेज आई। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मैंने क्या रखा है, मैंने एक मिरर को धूप में रखा हुआ है। अब होगा क्या, ये चीज़ तो पता ही है, कुछ टाइम के बाद ये हीट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। ये चीज़ तो पता ही है ना, अगर मैं मिरर को थोड़ी देर सन के नीचे रख दूँ तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। अब बोलो गर्म क्यों हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, सन से रेज आई और वो तो रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर रेज रिफ्लेक्ट ही हो गई तो ये गर्म क्यों हो रहा है? तो असली में क्या होता है कि सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ पार्ट ना एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी एब्जॉर्ब लाइट की वजह से, जो एब्जॉर्ब सन रेज है ना, उसी की वजह से क्या होता है, हमारा मिरर गर्म हो जाता है। ये चीज़ आई समझ में कि हमारा मिरर क्यों होगा गर्म? क्यों होगा? क्योंकि वो कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जितना ज़्यादा अच्छा मिरर होगा उतना ही कम एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ये चीज़ आई, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिरर ही करे रिफ्लेक्ट या कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो होता क्या है कि जितनी भी लाइट रेज आई, अब सारी की सारी तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो कुछ ना कुछ पार्ट क्या रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। कुछ ना कुछ पार्ट क्या रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। अब वो रिमेनिंग पार्ट में क्या आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। अगर हमारे पास कोई लाइट रे आई, कुछ ना कुछ पार्ट या मेजॉरिटी पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब होगा या तो वो ट्रांसमिट होगा। एब्जॉर्ब का मतलब है कि वो उसी में सोख लेगा, मतलब वो वाला ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा, उसको सोख लेगा। और वहीं ट्रांसमिट का क्या है कि वो उसको जाने देगा, आगे बढ़ने देगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो, अगर मान लो, अगर हुआ क्या कि जैसे एक सरफेस है और उसके नीचे वाला ये जो है ना पार्ट, वो क्या है, ओपेक है। ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख के बताता हूँ। ओपेक का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। जैसे हमने मिरर्स को देखा होगा ना, क्या मिरर ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्या हम मिरर के अगल बगल देख सकते हैं, मतलब अगल बगल इन द सेंस, क्या हम मिरर के आर पार देख सकते हैं? नहीं। अगर हम एक साइड मिरर का देखें तो उसमें हमारी फ़ोटो दिखाई देगी, और पीछे के साइड में तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या हम मिरर के आर पार देख रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या ओपेक मटेरियल का एग्जाम्पल है मिरर? बिल्कुल है। तो अब मिरर क्या करता है, मिरर मेजॉरिटी को क्या करता है, एब्जॉर्ब, सॉरी, मिरर क्या करता है, मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी जो कुछ बचा होता है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर देता है। जैसे इस केस में यहाँ पे मेरे पास लाइट आई और लाइट वापस चली भी गई, इसने मेजॉरिटी को तो क्या कर लिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, पर कुछ ना कुछ को उसने एब्जॉर्ब भी तो करा है ना। तो वैसे ही ओपेक होता है हमारा मिरर। ओपेक क्या होता है वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ, हो सकता है कुछ कुछ टर्म्स कन्फ्यूजिंग हो, अभी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। अब दूसरा आता है ट्रांसपेरेंट, ये तो भाई सबको पता होगा।
ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल है हमारी विंडोज़। जैसे ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके हम आर पार देख सकें। क्या हम विंडोज़ के आर पार देख सकते हैं? हमारे जो घर में खिड़कियाँ होते हैं, क्या हम आर पार देख सकते हैं ना, कि हम जैसे कहते हैं खिड़की के बाहर देख क्या हो रहा है या ये कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में तो गिलास लगा हुआ है पर हम तब भी उसके आर पार देख सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस वाले केस में क्या होता है, जो हमारी लाइट है ना, जैसे मैं ये बना लेता हूँ, ये जो हमारी लाइट है ना वो यहाँ पे आके टकराती है, जैसे ये गिलास है, और अब वो आर पार हो सकती है, हमें आर पार दिख रहा है, तो वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब, थोड़ी सी तो रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब आगे बढ़ जाती है लाइट। ये चीज़ आई समझ में? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लास लिख देता हूँ, क्योंकि विंडोज़ में क्या होता है, ग्लास ही तो होता है ना। अब जैसे एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल, जैसे मान लो ये है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, उसके ऊपर क्या हम टेम्पर लगवाते हैं, टेम्पर बिल्कुल लगवाते हैं। अब अगर मान लो टेम्पर हमारा ट्रांसपेरेंट ना होता मतलब उसके ऊपर एक लेयर होती, ओपेक होता। अब अगर भाई वो ओपेक होता तो क्या मुझे वो रेज जो आ रही होती मोबाइल से वो मुझे दिखती नहीं, मोबाइल तो भाई पूरा का पूरा ढक ही जाता। पर क्या होता है, हमारा मिरर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हमारा मिरर ट्रांसपेरेंट होता है, सॉरी मिरर नहीं, हमारा जो टेम्पर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो वहाँ से हमें रेज़ आती दिखती हैं और वो रेज़ हमारी आंखों में जाती हैं तो हमें मोबाइल की स्क्रीन अच्छे से दिखती है। ये चीज़ आ गई ना, अब थोड़ी बहुत फील आई, ठीक है। तो हम पढ़ें आगे। देखो, जब भी लाइट रेज़ आएंगी किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो या तो रिफ्लेक्ट होंगी, या तो वो एब्जॉर्ब होंगी, या तो वो ट्रांसमिट होंगी। क्या मैंने भी यही चीज़ें बताई? बिल्कुल। रिफ्लेक्शन का क्या है, जब वो लाइट आएगी, किसी ऐसे लाइट आएगी और लाइट जब आई उसके बाद वो क्या करेगी, वापस ऐसे बाउंस हो जाएगी। बाउंस का मतलब वो जैसे आई थी उसी ही पैटर्न में वो वापस उसी मीडियम में पलट जाएगी। पलटने को कहते हैं सिंपल। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब लाइट आई और उसी सरफेस पे बाउंस हो गई, ठीक है। अब आता है दूसरा, एब्जॉर्प्शन। देखो लाइट रे यहाँ तक तो आई पर उसके बाद वो कहीं गई नहीं, उसके बाद वो क्या हो गई, इसी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में वगैरह में एब्जॉर्ब हो गई। क्योंकि लाइट क्या होती है, क्या हम लाइट एनर्जी नाम से कुछ सुना है? बिल्कुल सुना है। तो लाइट क्या होती है, एक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में बदल जाती है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन किस में होता है, जो मटेरियल्स लाइट को अंदर लेते हैं, टेक इन लाइट, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। आ गई ये चीज़। अब तीसरा आता है ट्रांसमिशन। लाइट यहाँ तो आ गई पर हुआ क्या कि लाइट ट्रांसमिट कर गई, इस मटेरियल के आर पार चली गई, दिख रही है ना जाते हुए। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट होना, एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लाइट क्या कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जा रही है ना, मीडियम के आर पार भी जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे गिलास हो गया या वाटर हो गया। तो जब लाइट क्या करती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास हो जाती है, आर पार हो जाती है। ये चीज़ें आ गई समझ में। अब देखो, एक चीज़ आती है कि लाइट क्या करती है, हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। ये चीज़ सभी को पता होगी ना। जैसे अंधेरे में क्या होता है, एकदम अंधेरा है पूरा, सब लाइट्स वगैरह बंद हैं, ना सनलाइट आ रही है ना कुछ। तो हम क्या करते हैं, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, ऐसा कुछ करता है कोई, है ऐसा कोई बच्चा जो ऐसा करता हो? और जब कैसी होता है, जब लाइट आ जाती है, जब हम बल्ब ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, या सनलाइट आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, भाई माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। ये चीज़ आ गई। तो होता क्या, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता पर लाइट में हमें चीज़ें दिखती हैं। तो अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, आओ ये देखते हैं। अब देखो, मान लो मेरे पास ये कोई भी सरफेस है, मिरर नहीं है, ठीक है, कोई भी सरफेस है। तो अगर ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, और अगर मेरे पास लाइट आ ही नहीं रही, मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया कि मान लो ये मेरी आंखें हैं और ये तभी कोई चीज़ देख पाएगी जब उसमें लाइट आएगी। और अंधेरे में क्या होगा, लाइट तो होते नहीं है अंधेरे में। तो इसका मतलब इसीलिए मुझे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए अंधेरे में क्या होगा, इसको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में लाइट आ ही नहीं रही है। पर भाई
आ ही नहीं रही है, कट लगा देता हूँ और इसकी आंखों में लाइट जा रही है, बिल्कुल। तो अब देखो, जैसी लाइट आई तो होगा क्या, यहाँ से कुछ रेज आई लाइट की, ऐसे कुछ रेज आई और वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब इस सरफेस पे टकरा के पलट गई। और वो जब रेज मेरी आंखों में आएंगी, क्या तब मैं इस बॉडी को देख पाऊंगा, ये जो ब्लू वाली बॉडी है? बिल्कुल देख पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता ही नहीं, अगर मान लो लाइट रेज ऐसे आ रही होती, ऐसे आ रही होती और ये मेरी आंख थी, तो क्या मुझे कभी ये चीज़ दिख पाती? बोले लाइट रेज तो अभी भी आ रही है आंखों में, माना आ रही है लाइट रेज, पर क्या वो इससे टकरा के आ रही है? नहीं। तो अगर वो लाइट रेज किसी चीज़ से टकरा के आ ही नहीं रही तो मुझे दिखेगी कैसे वो चीज़? लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट से टकराती है ना और फिर वो हमारी आंखों में जाती है, हमें वही ऑब्जेक्ट तब दिखाई देती है। मतलब अगर ये वाली लाइट, ग्रीन वाली लाइट, इस ब्लू ऑब्जेक्ट से टकराई नहीं है तो क्या मुझे ब्लू ऑब्जेक्ट कभी दिखाई देगी? कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट ही ना होती, अगर ये लाइट इस वाले सरफेस पे ऐसे रिफ्लेक्ट ही ना होती, क्या मुझे कभी ये सरफेस दिख पाता? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब लाइट रेज क्या कर रही हैं, मुझे चीज़ों को देखने में हेल्प कर रही हैं, बिल्कुल। पर अगर और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब इसके ऊपर लाइट कहीं बाहर से आ रही है, जैसे मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है ब्लू वाला, कहीं बाहर से आ रही है लाइट इस ऑब्जेक्ट में से, ये है ना, यहाँ से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, इस पे बाहर से ये वाली ग्रीन लाइट आ रही है, जिसकी वजह से वो फिर ग्रीन लाइट हमारी आंखों में जा रही है, ये चीज़ आई। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट कहीं बाहर से आ रही है तब जाके हमें दिख रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस। अब वहीं ल्यूमिनस का मतलब क्या है, मान लो ये एक, जैसे ल्यूमिनस का सर्फ एग्जाम्पल क्या हुआ, मान लो एक कैंडल है मेरे पास, ये एक कैंडल है और ये जल रही है। तो क्या कभी हम ऐसा कहते हैं कि भाई लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, हमें जलती हुई कैंडल दिख नहीं रही, ऐसा कहते हैं हम? अरे ऐसा क्यों कहेंगे भाई, जब कैंडल खुद ही जल रही है तो वो क्या खुद ही लाइट दे रही होगी आसपास को? जब लाइट वगैरह जाती है तो हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं ना। अब मोमबत्ती जलाने से क्या होता है, हमें लाइट मिलती है, मतलब इस मोमबत्ती से क्या होता है, इस मोमबत्ती से लाइट निकलती है, ये मोमबत्ती क्या करता है, एमिट करती है लाइट को। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि मोमबत्ती हमें दिख ही नहीं रही, कोई टॉर्च जलाओ तब जाके हमें मोमबत्ती दिखे, वो भी जलती हुई, ऐसा क्यों कहेंगे हम? जब मोमबत्ती खुद ही लाइट दे रही है तो क्या हम उसको ल्यूमिनस बॉडी कह देंगे? ल्यूमिनस मतलब जो खुद लाइट एमिट करे, ये चीज़ आ गई। पूरा बेसिक से उठाया है, देखो चैप्टर एकदम बेसिक, सारे के सारे टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, पूरी की पूरी बुक की हर लाइंस भी कवर्ड है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखो, अब एक दूसरी चीज़, अलग अलग टाइप के सरफेसेस ना अलग अलग लाइट को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, हमारे एक एग्जांपल ले रहा हूँ प्लेन मिरर का, या सिंपल मिरर ही मान लो, उस पर लाइट आई, तो अब होता क्या है, तो अब होता क्या है कि लाइट इस पे आई और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। अब अगर ये प्लेन मिरर अच्छी क्वालिटी का है, अगर ये मिरर अच्छी क्वालिटी का है, तो अच्छा मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। अच्छा मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। हाईली पॉलिश्ड का मतलब कि इसका ये जो सरफेस होता है ना, जैसे खुद भी अगर हम शीशे में खुद को देखते हों, तो जिस तरफ से हम खुद को देखते हैं ना, जहाँ पे हमें अपनी परछाई है तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, वो सरफेस को कभी हाथ लगाए एकदम स्मूथ होता है, एकदम सीधा सीधा। तो वो क्या बताता है कि वो ये बताता है कि हमारा प्लेन मिरर अच्छी क्वालिटी का है, उसको हम क्या करते हैं, हाईली पॉलिश्ड करते हैं, मतलब एकदम उसको स्मूथ बनाते हैं, ताकि ये जो लाइट रेज आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज क्या हों, रिफ्लेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज जो आए वो रिफ्लेक्ट हों। ये चीज़ आई समझ में? ठीक है। पर होता क्या है कि मान लो जैसे 100% एनर्जी आ रही है हमारे पास सन से, 98% या उसके आसपास कहीं कहीं लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और 2% क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होंगी।
ट्रांसमिट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मिरर क्या होता है, ओपेक होता है। मिरर का पीछे वाला साइड देखा है, ढका हुआ रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। और ओपेक मटेरियल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। पर होता क्या है कि मान लो कभी ऐसा सीन आ गया, ऐसा होता नहीं आइडियली, मतलब आइडियल केस है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जितनी लाइट आई 100% पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया। ऐसा होता नहीं है, पहले से ही बता दूं, ये सिर्फ एक आइडियल केस है कि 100% लाइट आई और 100% को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर 1 साल तक भी इस मिरर को धूप में रखो ना, तब भी इसमें हीट नहीं होगा, तब भी ये गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई जितनी लाइट आ रही है उतनी कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा अपने लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पूरी की पूरी वो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब 0% एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो थोड़ा सा भी हीटअप नहीं होगा। ये चीज़ आगे समझ में? सिंपल चीज़ें थी अब तक की। किसी भी चीज़ में डाउट? हाँ या ना बोलो भाई। नहीं है ना? ठीक है, कोई होगा तो पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आखिर बनता कैसे है? ये प्लेन मिरर, ये दो प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है, ये दो प्लेन मिरर नहीं है ये वाले। ये ना प्लेन मिरर्स के दो साइड हैं, जैसे एक आगे वाला साइड और एक पीछे वाला साइड, ठीक है। अब ये है आगे वाला, फ्रंट वाला। अरे भाई क्या हो गया ये? हाँ, ये क्या है, फ्रंट साइड है, और ये क्या है, बैक साइड है। अब फ्रंट साइड पे क्या करते हैं, हम अपनी इमेज देखते हैं। हम क्या, मतलब बबीता भी देख रही थी अपनी इमेज, अपनी प्यारी प्यारी इमेज देख रही थी, कहाँ पे, फ्रंट सरफेस पे, मिरर के। देखो फ्रंट सरफेस कैसा होता है मिरर का, ये दिख रहा है, ये क्या होता है, फ्रंट सरफेस होता है ये, किसका, मिरर का। तो फ्रंट सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, बिल्कुल। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अच्छे से पॉलिश्ड, पॉलिश कर लिया भाई, ठीक है। अब जब पॉलिश कर लेते हैं और लाइट क्या आती है, लाइट रेस इस पे आके फॉल करती हैं, इस पे आके फॉल करती हैं और यहीं से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इमेज देख पाते हैं इस फ्रंट सरफेस पे। पर ये बैक सरफेस पे कभी देखा ऐसी ग्रीन कलर की ऐसे कुछ कोटिंग लगी होती है, ग्रीन कलर की या ग्रे कलर की ऐसी कुछ कोटिंग लगी रहती है, कभी देखा है? तो वो होता क्या है, तो जो मिरर पहले क्या होता है, एक हम ग्लास लेते हैं, ग्लास, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पर मिरर क्या होता है, ओपेक होता है। तो करते हम क्या है कि ये मान लो ग्रीन, चलो ग्रीन से नहीं बनाता, मैं ब्लू से बनाता हूँ। ये मान लो मैंने एक गिलास लिया, एक गिलास की एक कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर मोटी एक प्लेट ले ली मैंने। तो अब यहाँ से तो लाइट ऐसे ट्रांसफ़र कर सकती है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से ऐसे गई, अब तो ये ट्रांसपेरेंट है। पर हम क्या करते हैं, जो इसका पीछे वाला बैक सरफेस है ना, उस पे हम कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग किसकी, सिल्वर या तो मरकरी की, ऐसे कोटिंग पूरी परत चढ़ा देते हैं, ऐसे पूरी की पूरी परत चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो सिल्वर होता है ना, वो लाइट को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो इस पे क्या होता है, इस पे ऐसे लाइट आती है, तो फिर वो इस सिल्वर सरफेस पे टकराती है और फिर वापस लौट जाती है। मतलब इसी सिल्वर सरफेस की वजह से क्या होता है, इसी सिल्वर सरफेस की वजह से क्या होता है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस। इसमें हम सिल्वर या तो मरकरी का यूज़ करते हैं। और इसी सिल्वर्ड सरफेस की वजह से क्या होता है, एक गिलास किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन मिरर के। मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, उसमें जो भी लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी। ये चीज़ आ गई, इतना आ गया समझ में? अब इसके ऊपर क्या होता है, हमने मान लो एक सिल्वर की तो ऐसी कोटिंग चढ़ा दी, उसके ऊपर हम एक ओपेक मटेरियल भी चढ़ा देते हैं, कुछ और मटेरियल भी चढ़ा देते हैं। क्यों? इस सिल्वर सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये सिल्वर सरफेस उखड़ ना जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक और लेयर चढ़ा देते हैं ओपेक मटेरियल की, किसी की भी। ये चीज़ आ गई। तो हम जब भी प्लेन मिरर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, एक ऐसी सिंपल सी लाइन खींचेंगे और उसके पीछे ना हम ऐसा ऐसा कर देंगे। कैसा कैसा, ऐसा ऐसा। देखो मैंने पीछे भी जब प्लेन मिरर बनाया था, जब भी मैंने ये चीज़ करी थी, कहाँ गया,
ये देखो, मैंने यहाँ पे भी, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ करी थी। तो मैं ये चीज़ क्या बता रहा था कि ये क्या बताती है, ये बताती है कि ये एक मिरर है। और ये जो रेड छोटी छोटी लाइंस हैं वो क्या बताती हैं, वो ये बताती हैं कि ये सिल्वर क्या है, ये है सिल्वर्ड सरफेस, यानी इस सरफेस पे क्या है, सिल्वर की कोटिंग है। और ये जो ब्लू वाला है वो क्या है हमारा, वो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब लाइट आएगी, इस सरफेस पे टकराएगी और यहाँ से पलट जाएगी। आ गया ये समझ में? तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम एक प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई चीज़ें? अभी तक सब कुछ मक्खन? चलो अब हम आते हैं एक ऐसे रे डायग्राम, मतलब कोई टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा कि जैसी लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमने क्या यहाँ पे लाइट को एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लिया है, और इसी स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होता था, रे होता था। तो जब हम इन्हीं रेस को ऐसे एक डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं ना, और ये डायग्राम हमें क्या बताता है कि लाइट ऐसे आई ऐसे गई, कि लाइट की रे ऐसे आई ऐसे गई, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। हो सकता है कोई कोई कंफ्यूज होता है कि भाई रे डायग्राम का मतलब क्या है, तो मैंने समझा दिया, यही होता है मतलब। कुल मिला के मतलब क्या हुआ, कुल मिला के मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई सरफेस है उस पर ऐसे लाइट आई, किसकी फॉर्म में, रे की फॉर्म में आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं, और स्ट्रेट लाइन में क्या आती है, रे आती है। रे की फॉर्म में आई और रे की फॉर्म में गई लाइट। अब इसी लाइट को हम किसकी फॉर्म में दिखा रहे हैं, रे की फॉर्म में। अब दिखा रहे हैं, हम बना रहे हैं ना, ये डायग्राम बना रहे हैं एक टाइप का, तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, रे डायग्राम बोलेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है मतलब। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आखिर रिफ्लेक्शन कितने प्रकार की होती है। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से ही पता लग रहा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास एक लाइट रे आई, चार लाइट रेज आई, मान लो इस एग्जांपल के हिसाब से चार लाइट रेज आई, और ये चारों ही एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल दिख रही है, बिल्कुल। अब जब ये चार पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्ट होंगी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तब भी वो पैरेलल ही होंगी। अब भी वो पैरेलल दिख रही हैं भाई, बिल्कुल दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पैटर्न में लाइट्स आई थी, क्या उसी पैटर्न में लाइट्स वापस भी जा रही हैं? बिल्कुल जा रही हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे, जब एक बीम या रे ऑफ लाइट फॉल करती है एक स्मूथ सरफेस पे, ये स्मूथ सरफेस है, इसको मान लो मिरर मान लो, ठीक है। एक स्मूथ सरफेस पे वो क्या हुई, फॉल हुई, मतलब यहाँ पे आके टकराई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बोला होगा कि इसको तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि जिस पैटर्न में आएंगी उस पैटर्न में जाएंगी, बताया नहीं है, पर होता ऐसा ही है। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। जितना ज़्यादा ये वाला सरफेस स्मूथ होगा ना, मैंने ये चीज़ बताई थी, उतनी अच्छे से रिफ्लेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा अच्छा सरफेस होगा, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, उतना अच्छे से रिफ्लेक्शन, मतलब जिस पैटर्न में लाइट्स आएंगी वो लाइट्स का पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, उसी पैटर्न में ही वो वापस जाएंगी। ये चीज़ आगे समझ में। पर अगर मान लो ऐसा होता, वो उस पैटर्न में ना जा रही होती, कोई लाइट ऐसे आई और वो ऐसे चली गई, कोई लाइट ऐसे आई तो वो ऐसी चली गई, ऐसी आई ऐसी चली गई, तो यहाँ पे क्या होता, इमेज भी सही से नहीं बन पाती। तो इसीलिए मैंने क्या बताया कि अगर हमें खुद को देखना है किसी मिरर में, तो हम क्या चाहेंगे कि वो मिरर अच्छी क्वालिटी का, वो एकदम स्मूथ हो। तभी मैंने ये चीज़ कही थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और हमारी इमेज भी सही से बन पाएगी। इसका मतलब जब भी हम स्मूथ और पॉलिश सरफेस लेंगे तो क्या होगा, लाइट जिस पैटर्न में आएंगी उसी पैटर्न में वापस भी जाएंगी। अगर वो पैरेलल आई तो वो पैरेलल जाएंगी, अगर वो एक दूसरे से 30 डिग्री पे आई तो वो एक दूसरे से 30 डिग्री पे ही वापस लौटेंगी। आ गया, फील आई? चलो, अब हमने पढ़ा रेगुलर, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है दूसरा आएगा इर्रेगुलर। तो देखो, नाम से ही लग रहा होगा, रेगुलर क्या थी, जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी हैं। पर इर्रेगुलर में क्या होगा, मान लो हमारे पास चार पैरेलल रेज आई, अब ये पैरेलल हैं चारों के चारों जब वो आ रही है, पर जैसे ही वो इस सरफेस पे टकराएंगी, कोई लाइट कैसे चली गई,
कोई लाइट कैसे चली गई? मतलब सब अपनी मर्जी के हिसाब से इधर उधर जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ रेगुलर है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी रेगुलर नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ क्या है? इर्रेगुलर है। तो जब भी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब एक बीम ऑफ लाइट फॉल करेगी किस पे? एक रफ सरफेस पे। यहाँ पे क्या था? स्मूथ और पॉलिश सरफेस। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक रफ सरफेस। रफ सरफेस दिख रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कोई सरफेस है, लाइट रे अगर इस पर टकराई तो वो सीधा थोड़ी जाएगी। जब सरफेस ही ऊपर नीचे है तो क्या लाइट कैसे सीधे चली जाएगी? लाइट भी तो वैसे नहीं जा पाएगी ना। क्यों? क्योंकि सरफेस ही ऊपर नीचे है भाई। सरफेस अलाउ ही नहीं कर रहा उसको सीधा चलने को। आ गया? जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे वॉल ऑफ अ रूम, जैसे अपने कमरे की कोई भी दीवार देख लो, या तो अभी कोई बुक वगैरह खुली होगी सामने तो उसका कोई भी पेज देख लो। अब बोलोगे भाई हमने पेज को हाथ लगा के देखा, वो तो बहुत स्मूथ था। पर वो होता क्या है कि वो हमें स्मूथ लगता है, पर अब एक लाइट रे तो बहुत छोटी सी होती है, उसके लिए वो स्मूथ नहीं होता। अगर हम एक पेज को भी माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें ऐसे ऊपर नीचे इर्रेगुलर होगा, वो रफ सरफेस होगा। इसी वजह से उस पर क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आई ये चीज़ समझ में? आई? तो देखो, अब हम पढ़ते हैं कि यही इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है। एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया था बताना, कि जब ये लाइट अपने ही अलग अलग पैटर्न्स में जाती है ना वापस, तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? इस लाइट का एक स्पेसिफिक नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज लाइट। डिफ्यूज मतलब वो बदल गई है, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो चेंज हो गई पहले से। आ गया इतना समझ में कि इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज लाइट कहेंगे। वो अपने पहले रास्ते से कहीं और चली गई, या तो वो जिस पैटर्न में आ रही थी वो इरेगुलर हो गई, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज लाइट। अब होता क्या है कि यही जो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, वो हमें क्या करता है? हेल्प करता है हमें किस चीज़ में? टू सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम आसपास अपने जो भी देख रहे हैं ना, जैसे आसपास अपने कमरे के आसपास से नज़र दौड़ाओ, हमें दीवारें दिख रही है, हमें कोई बुक्स दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, तो हमें किसकी वजह से दिख रहा है? इसी इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। बोले कैसे? आओ देखते हैं कैसे। दो केसेस लूँगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन के और एक इरेगुलर के। ये पहले लेता हूँ रेगुलर का और ये है इरेगुलर का। थोड़ा नीचे बना देता हूँ। हाँ, असुविधा के लिए खेद है, ये थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं मेरे साथ। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, एक रे ऑफ लाइट आई, दूसरी भी आई पैरेलल, तीसरी भी आई पैरेलल। अब बोलोगे कि मैं हर बार पैरेलल लाइट रेस क्यों बना रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सनलाइट का। अब सन तो बहुत दूर है, सन तो बहुत दूर है ना, तो वहाँ से जब लाइट रेज आती है ना, पैरेलल ही आती है, ठीक है। और पैरेलल लेने का दूसरा रीज़न ये है कि पैरेलल लाइट रेज को ना रिफ्लेक्ट कराने वगैरह ये सब में ईजी होता है, तो मेरे लिए ये डायग्राम बनाने में भी ईजी होगा इसी वजह से। बाकी कुछ एंगल में भी आ सकती हैं, वो अलग बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन का, आर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जैसे लाइट रेज आई, क्या उसी पैटर्न में, क्या उसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट होंगी? बिल्कुल होंगी। तो अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा, अब अगर मुझे ब्लू वाला सरफेस है ना, ये ये मुझे कब देखेगा? जब ये तीनों लाइट रेज मेरी आंखों में जाएंगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइट रेज की आंखों में मेरी कब जाएंगी? सिर्फ क्या इसी जगह पे जाएंगी? पर अगर मान लो मेरी आंख यहाँ पे होती, तो क्या मुझे ये वाला सरफेस दिखता ब्लू वाला? बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई लाइट रे मेरी आंखों में आ ही नहीं रही है, तो मुझे सरफेस कैसे दिखेगा? अब बोलोगे ऐसे कैसे नहीं देखेगा, ये सरफेस तो हमारे सामने है। सामने तो है, पर अंधेरे में भी क्या होता है, चीज़ें तो हमारे सामने होती हैं, पर तब भी हमें कुछ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट नहीं होती। तो वैसे ही क्या यहाँ पे कोई लाइट मेरी आंखों में आ रही है? आ ही नहीं रही। तो क्या मुझे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा? बिल्कुल नहीं। पर यहाँ पे क्या है, मुझे दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे मेरी ही तरफ आ रही हैं, आ रही है। तो ये क्या हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल।
पर इर्रेगुलर वाली चीज़ें ना, इर्रेगुलर वाली चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा फ़ायदे में रहती है। बोले ऐसा क्यों? तो देखो, मान लो ये वाला जो है ना मेरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। लाइट रे आई, दूसरी भी आई, तीसरी भी आई, और अभी तक तो ये पैरेलल है। पर हुआ क्या, एक लाइट ऐसे चली गई, एक लाइट ऐसे चली गई, एक लाइट ऐसे चली गई, ठीक है। तो अब क्या ये वाला एरिया देखो, रेगुलर में ये वाली चीज़ छोटी थी जहाँ पे लाइट रेज आ रही थी, जिस एरिया को वो कवर कर रही थी। पर क्या इर्रेगुलर में वो बड़ी हैं? बहुत बड़ी हैं उससे रिलेटेड। तो रेगुलर में मुझे यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही थी, पर क्या यहाँ पे मुझे वो चीज़ इमेज दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइट रे मेरे पास आ रही है, मुझे इमेज यहाँ पे भी दिख जाएगी, मुझे इमेज यहाँ पे भी दिख जाएगी, इनफैक्ट मुझे इमेज यहाँ पे भी दिख जाएगी। लाइट रे तो आ ही रही है ना मेरी तरफ। इसका मतलब हमें, अगर हम अपने रूम में बैठे हैं तो हमें आसपास या दूर की भी चीज़ें आराम से कैसे दिख जा रही हैं? इसी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। इससे क्या होता है, लाइट रेज आती हैं, किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और जब वो बहुत सारी लाइट रेज कहीं भी इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो कुछ चांसेस ये भी होते हैं कि वो हमारी आंखों में भी आ जाए, एक दो लाइट रे। तो जब वो लाइट रे हमारी आंखों में आती है तभी हमें वो चीज़ दिखती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें दिखने में मेजॉरिटी क्या हेल्प करता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी हेल्प करता है। आ गई ये चीज़, फील आई इस चीज़ की? पक्का ना? ठीक है। अब आते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड किसके, रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आता है, देखो, एक मिरर, ठीक है। मान लो ये है मेरा क्या, ये है मेरा एक प्लेन मिरर। अब लाइन सीधी बन नहीं रही, मान लो ये जो ब्लू वाला है ना, ये क्या है, मेरा एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर के ऊपर मान लो कोई लाइट आई, प्लेन मिरर के ऊपर कोई ना कोई लाइट आई। अब अगर इसको एग्जाम में बनाओगे ना तो ऐसे बनाना, ऐसा मिरर लेना, उसके नीचे ऐसा करना। एग्जाम में ऐसी ऐसे एरोज मत दिखाना। एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में जब बनाओगे ना तो ऐसी एक रे लेना और एरो यहाँ बीच में कहीं बनाना, ठीक है। वरना क्या होता है, कभी कभी कोई कोई टीचर्स मार्क्स काट देते हैं, तो ये करना, सेफ रहोगे, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसे एरो और कोई था नहीं जो मैं ऐसे सीधा बना पाऊँ, तो इसलिए मैं ऐसा एरो यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लो इस प्लेन मिरर के ऊपर, वापस से बनाता हूँ, रुको। इस प्लेन मिरर के ऊपर कोई ना कोई मेरी ये मान लो ये वाली ग्रीन लाइट आई, आ गई। तो जो लाइट इस प्लेन मिरर के ऊपर आएगी, टकराएगी, उस लाइट का नाम क्या होता है? उस लाइट का नाम होता है उस इंसिडेंट रे। इस रे ऑफ लाइट को जो कि प्लेन मिरर पे आके टकराएगी, उसको मैं क्या बोलूँगा? इंसिडेंट रे कहूँगा, ठीक है। और जो लाइट इस यहाँ पे टकरा के अब एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, हाँ कुछ पार्ट होगी, पर क्या होगी, मेजॉरिटी पार्ट तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेजॉरिटी पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस जा रहा है, पलट रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टर रे बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। जो आई वो इंसिडेंट, जो वापस गई वो रिफ्लेक्टेड रे। इतना आ गया। तो अब देखो, जिस पॉइंट पे, जिस ये पॉइंट है ना एक जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आके टकराती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखो, जैसे ही ये लाइट रे, ये वाली ग्रीन लाइट रे यहाँ पे आई, टकराई, तो जैसे वो टकराती है ना, जिस पॉइंट पे वो टकराती है, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं यहाँ पे। उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो मिरर का सरफेस है ना, ये सीधा सरफेस, इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर, मतलब इस सरफेस के 90 डिग्री में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब वो क्यों करते हैं वो भी सब पता लगेगा, ठीक है, थोड़ी शांति। और इस परपेंडिकुलर का हम नाम क्या रखते हैं? इस परपेंडिकुलर का नाम होता है नॉर्मल। आ गया, ये चीज़ आई, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, अब ये है हमारे इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल।
ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल। क्या इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है? इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है ना, ये वाला। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? आई। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। वैसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा क्या? ये है हमारा ग्रीन वाला नॉर्मल और ये है हमारी ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना इसको हम क्या बोलेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा बहुत आई चीज़ें समझ में? आओ चलो वापस एक रिकैप ले लेते हैं। ये है मेरा प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, आ गई। अब रे ऑफ लाइट कहाँ पे टकराई? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं क्या करूँगा? इस प्लेन मिरर के एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लूँगा। डॉटेड बनाई जाती है वैसे ये लाइन। एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लूँगा और क्या करूँगा? फिर एक रिफ्लेक्टेड रे बना लूँगा। फिर क्या करूँगा? एक रिफ्लेक्टेड रे बना लूँगा। इतनी चीज़ें आई समझ में? अब ये जो लाइट यहाँ पे आती है, मिरर पे टकराती है, उसको मैं कहता हूँ इंसिडेंट रे। और जो वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो परपेंडिकुलर बनता है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये जो रेड पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें आई समझ में? आ गई ना? ठीक है। एक और वैसे टर्म आता है प्लेन ऑफ मिरर। प्लेन ऑफ मिरर मतलब जैसे ये एक सीधा है ना, ये एक 2D सरफेस है ना जिस पे ये इमेज बनी हुई है। तो जिस प्लेन में, प्लेन का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो ये एक 2D सरफेस है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लेन। तो होता क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है ना और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो दोनों एक ही प्लेन में होती है, एक ही एरिया में होती है। मतलब अगर हम उसको एक सीधे में रखने चाहें ना, एक सीधे एरिया में रखने चाहें ऐसे, तो वो उसी एरिया में आ जाएंगी साथ में। आई होप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्लेन की इतनी अच्छी फील दे नहीं पा रहा हूँ, पर एक ट्राई करते हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अब ये स्क्रीन क्या है? क्या ये स्क्रीन एक 2D सरफेस है? 2D है ना, सीधा सीधा। बिल्कुल। तो क्या इसी 2D सरफेस पे इंसिडेंट रे आ रही है और उसी 2D सरफेस पे ही पड़ी हुई है ये वाली क्या? रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब क्या वो दोनों एक सीधी लाइन में है, एक सीधे एक ही प्लेन में है? मान लो ये हमारा एक ऐसे सरफेस है, क्या वो इसी एरिया पे है? इसी एरिया पे दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। इसका मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ हैं? दोनों एक ही प्लेन पे हैं। ये चीज़ आगे समझ में? तो जिस प्लेन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जिस पे रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया? अब आगे बढ़ें। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आखिर लॉज कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे रिफ्लेक्शन होता है। आओ पढ़ते हैं। पहला लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका मतलब ये जो आई है ना, वो किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ? फील लेते हैं। जितने एंगल से ये लाइट रे टकराई, क्या उतने ही एंगल से वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी? बिल्कुल। मतलब फील समझो थोड़ी सी। अगर ये लाइट रे ऐसे आती, टकरा तो देखो सेम पॉइंट पे रही है। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, आसानी होगी। इसका कलर रेड कर दूँ? ठीक है। मान लो वो लाइट रे ऐसे आ रही है। अब देखो टकरा तो वो इसी पॉइंट पे रही है जिस पे वो ग्रीन वाली लाइट रे भी टकरा रही है। टकराने का पॉइंट तो सेम है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम है। तो क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसी होगी? बिल्कुल ऐसी होगी।
इसका देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है कि नहीं, और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा, उसी के बराबर होगा। फील आ रही है ना ये चीज़, थोड़ी बहुत तो ये चीज़ आती भी होगी। जैसे क्या चीज़ आती होगी कि एक मिरर है, अगर लाइट ऐसे आएगी, मतलब ये पहले मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ। मान लो ये है मेरा एक नॉर्मल, लाइट रे अगर ऐसी आई तो वो ऐसी चली जाएगी। अगर वो थोड़ा दूर आई तो वो ऐसी चली जाएगी। अगर वो थोड़ा और ज़्यादा दूर आई तो वो थोड़ा और ज़्यादा दूर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मैं बढ़ा रहा हूँ, पहले ये छोटा था, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या वैसे ही मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो इसका मतलब मैं जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ उतना ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। तो क्या मेरा यहाँ पे ये लॉ है, अब ये मत बोलना कि ये चीज़ प्रूव करो, प्रूव भी होती है। कभी एक मिरर पे एक लेज़र लाइट भी फॉल कराओगे ना तो देखोगे कि जिस एंगल से वो गिर रही है उसी एंगल से वो वापस भी पलट रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी, जिस एंगल से वो टकराएगी, उसी एंगल से वो वापस भी पलटेगी। आ गई, फील आई। अब दूसरा क्या है, ये चीज़ पहले ही समझा चुका हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दी नॉर्मल। मतलब ये वाली रे और ये नॉर्मल, क्या ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे? क्या ये तीनों एक ही मोबाइल स्क्रीन पे हैं? ऐसा ऐसा समझ लो कि ये एक ही मोबाइल स्क्रीन पे हैं, 2D पे हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा एक प्लेन होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पे आ रही हैं? सॉरी, तीनों नहीं, चारों चीज़ें। एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, एक है नॉर्मल और एक है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या ये चारों चीज़ें एक ही प्लेन पे आ रही हैं? एक सिंपल 2D सरफेस पे हम उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं आराम से। तो क्या एक प्लेन पे आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। अभी ऑफलाइन होता, अगर ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा फील दे पाता इस प्लेन की। अभी आई होप जो एग्जांपल्स दिए उससे समझ में आया होगा। कुछ ना भी आया तो पूछ लीजिएगा। तो ये चीज़ें आ गई समझ में कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अब आओ, अब एग्ज़ाम में कोई कोई तरह के सवाल आ जाते हैं। कैसे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, सॉरी इनको एक बार मैं मिटा दूँ। तो देखो एग्ज़ाम में ना कुछ कुछ तरह के सवाल आ जाते हैं। कैसे, एक मिरर बना के दे देंगे, बिल्कुल, और उसके बाद कहेंगे ये एक लाइट रे आ रही है, और वो नॉर्मल भी बना के दे देंगे। बोलेंगे यहाँ का एंगल है कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ का एंगल निकालो। अब हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो वो कितना है, 30। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये चीज़ आती है ना? हाँ ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, कभी कभी क्या करेंगे, एमसीक्यू वगैरह भी आ सकता है इसका, या सिंपल ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 नंबर का, 1 नंबर का ही आएगा वैसे। ऐसी 2 रेज दे देंगे, एक आ रही है रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जा रही है, और क्या करेंगे, यहाँ का एक एंगल दे देंगे, मान लो कितना, 60 डिग्री। चलो 60 नहीं लेते, मैं मान लेता हूँ ये है कितना, ये है 50 डिग्री, ठीक है। अब बोलोगे कि यहाँ अगर यहाँ पे मेरा 50 डिग्री है, क्या ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? हाँ या ना बोलो। ऑप्शन 1 है यस, ऑप्शन 2 है नो। हाँ या ना बोलो, क्या बोल रहे हो? करेक्ट आंसर क्या है, नो। अब जितने लोगों ने भी यहाँ पे हाँ बोला है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे हाँ बोला है, 5 बार लिखो अपनी कॉपी में, क्या 5 बार लिखो अपनी कॉपी में, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, इसको 5 बार लिखना है। सच्ची बता रहा हूँ, लिखना है, ठीक है, काम चोरी नहीं करनी, तभी याद रहेगा।
बहुत से लोग होते हैं जो इसी एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस मानते हैं। क्या मैंने ये कहा कि इसके और इसके बीच के एंगल को हम कहेंगे? क्या ये कहा मैंने? एक बार भी मैंने ये चीज़ कही नहीं कही। मैंने क्या बोला? मैंने कहा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के, इस नॉर्मल के और इस इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब ये 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, जो कि क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो मान लो मैं इसको आई बोल देता हूँ। अब क्या मेरा नॉर्मल एक परपेंडिकुलर है? मैंने पहले बताया था परपेंडिकुलर है ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 90 डिग्री आएगा, आएगा। तो आई प्लस 50 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, सॉरी, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री आ जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा आई कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। तो मेरा यहाँ का एंगल भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 40, ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये कितना बचा? 50 बचा। तो यहाँ से एक चीज़ की फील समझ में आई? बोले सर कैसी फील? ऐसी फील। फील ये है कि अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों तो बराबर होंगे ही, आई इज इक्वल टू आर हो गई। पर अगर मान लो यहाँ का एंगल दिया हुआ है एक्स और यहाँ का एंगल दिया हुआ है क्या? वाई। तो क्या इस केस में एक्स इज इक्वल टू वाई भी होता है? एक्स इज इक्वल टू वाई भी हुआ? क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी 50 है और ये भी 50 है? क्या एक्स इज इक्वल टू वाई भी हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये दोनों एंगल भी सेम होंगे आपस में, ठीक है। आ गई ये चीज़। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला है कि एक डायग्राम है जो कि क्या दिखा रहा है? एक लाइट रे को दिखा रहा है, ऑरेंज वाली, जो कि एक प्लेन मिरर को हिट कर रही है। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? जल्दी बताओ। कर लिया सॉल्व? क्या आंसर आया? देखो, क्या ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बोले सर ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो अभी मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा? क्या ये टोटल का सम 90 होगा? क्या ये टोटल का सम 90 होगा? हाँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ आई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 होगा? तो क्या मैं आई को 60 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा आई कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और जितना आई होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या मैं इसको भी 60 डिग्री लिख दूंगा? बिल्कुल लिख दूंगा। तो क्या मेरा ऑप्शन बी सही आया? क्या बी सही है? बिल्कुल सही है। और बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बॉल नहीं, बबीता, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में? अब आते हैं एक नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है, मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, उसके ऊपर क्या किया हमने? एक लाइट को रिफ्लेक्ट करिया ऐसे सीधे में। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ऐसा कुछ एंगल बना रहे थे, ऐसा कुछ एंगल बना रहे थे। पर अभी हमने क्या किया है? अभी हमने ऐसे सीधे में ही कर दिया, सीधे में ही लाइट रे को मिरर की तरफ कर दिया। अब देखो, नॉर्मल भी पहले से यहीं पे है और ये जो लाइट रे है वो भी नॉर्मल के ऊपर है। अगर ये एक लाइन है और उसके ऊपर एक और लाइन है, तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा? देखो, अगर कोई लाइन दो ऐसे होती है, थोड़ी सी दूर होती है, तो इनको हम बोलते हैं कि इनके बीच कोई एंगल है। पर इस केस में तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, तो क्या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? जो हमारी इंसिडेंट रे है ना, वो नॉर्मल के अलोंग है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा।
तो होता क्या है कि वो जिस तरह से लाइट रे आती है ना मिरर की तरफ, उसी ही पाथ पे वो वापस भी चली जाती है। यानी जैसे आई वैसे गई, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। अब इसकी एक फील समझो। हम मान लो अगर हम एक बॉल को ऐसे छोड़ दें हवा में, वो बॉल जब नीचे टकराती है, क्या वो ऐसे इधर उधर ऐसे कहीं पे भी चली जाती है? नहीं। जब ये बॉल नीचे टकराती है, क्या वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही बाउंस करती है? इसका मतलब अगर हम बॉल को 0 डिग्री पे छोड़ते हैं, 0 डिग्री इन द सेंस मिरर की तरह समझो ना, मान लो नीचे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी इस बॉल को एज अ लाइट समझो कि मान लो ये बॉल नहीं है, एक लाइट है। तो क्या हुआ, बॉल यहाँ पे आई, टकराई, तो जैसे टकराती है क्या वो बॉल थोड़ा सा ऊपर भी उछलती है, जिस डायरेक्शन में आ रही थी थोड़ा सा ऊपर। तो वैसा ही केस लाइट के साथ है, जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाती है। कब? जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल के साथ जा रही है। इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो। आ गया? अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया तो सोचा करवा दूं। ये एक मिरर है, उन्होंने कहा कि एक हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है और एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है क्या, 90 डिग्री। उन्होंने हमें बोला कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल है क्या, 90 डिग्री, फाइंड करो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल बनाऊँगा और इसको मैं बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं बोलूँगा एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। अब इन्होंने हमको क्या कहा है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि इसी में यही एंगल्स तो आ रहे हैं ना, इसी को तो उन्होंने 90 डिग्री कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई प्लस आई लिख सकता हूँ, आर की जगह भी आई लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दोनों तो बराबर हैं, कोई भी लिख लो। इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट कर दूंगा। तो क्या यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे मेरा i इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगा? आ गया आंसर? ठीक है। अब देखो i इज इक्वल्स टू 45 डिग्री तो आया। आओ इस चीज़ की फील लेते हैं। लाइट रे आई ऐसे, लाइट रे ऐसे गई, ये बीच में बना क्या, नॉर्मल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, हमारा जो आंसर निकला, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब 45 और 45 कितना होता है, 90 ही तो होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब क्या क्वेश्चन की भी फील समझ में आई और आंसर की भी फील समझ में आई, दोनों चीज़ों की फील समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। मज़े आए आज की क्लास में? तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद एकदम। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन 24 घंटा खुला हुआ है भाई। हाँ, वो हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट कर दूँ रिप्लाई करने में, बट कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।